हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको अल्टरनेटर की विद्युत वाहक बल का समीकरण बताया था तथा अल्टरनेटर के वर्गीकरण को समझाया था। आज वापस अल्टरनेटर के वर्गीकरण को जो 5 भागों में बांटा है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है प्राइम मूवर के आधार पर था। तो सबसे पहले प्राइम मूवर क्या होता है, तो किसी अल्टरनेटर के घूर्णन करने वाले भाग को यांत्रिक प्रणाली से घुमाना प्राइम मूवर कहलाता है। वापस बोल रही हूँ, किसी अल्टरनेटर के घूर्णन करने वाले भाग को यांत्रिक प्रणाली से घुमाना प्राइम मूवर कहलाता है। प्राइम मूवर के आधार पर अल्टरनेटर को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। पहला था वाटर टरबाइन अल्टरनेटर। अब इस अल्टरनेटर में क्या होता है कि इसमें रोटर को घुमाने के लिए जल टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर। इसमें अल्टरनेटर को घुमाने के लिए जल वाष्प प्रयोग की जाती है। और तीसरा है ऑयल इंजन अल्टरनेटर। तो इस प्रकार का जो अल्टरनेटर होता है इसमें डीजल या मिट्टी के तेल के द्वारा अल्टरनेटर को घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। दूसरा है फेज की संख्या के आधार पर सिंगल फेज अल्टरनेटर, ये आकार में छोटे होते हैं। और सेकंड है 3 फेज अल्टरनेटर। इसमें 3 फेज वाइंडिंग स्थापित होती है जो एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर स्थापित होती है। अब है डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग किसे कहते हैं कि 3 फेज अल्टरनेटर में यह दोष पाया जाता है कि लोड परिवर्तन होने पर क्षणिक रूप से अल्टरनेटर की घूर्णन गति परिवर्तित हो जाती है। तो अल्टरनेटर में एक दोष पाया जाता है कि जैसे इसमें लोड का परिवर्तन होगा तो कुछ समय के लिए इसकी जो अल्टरनेटर की जो घूर्णन गति होती है वह परिवर्तित हो जाती है। यह दोष हंटिंग या फेज स्विंगिंग कहलाता है। इस दोष के निवारण के लिए रोटर पोल में डैम्पर वाइंडिंग स्थापित की जाती है और यह वाइंडिंग सैलिएंट प्रकार के रोटर में आसानी से स्थापित की जा सकती है। तो आपको एग्जाम में पूछे कि डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है, तो अल्टरनेटर में एक दोष पाया जाता है कि लोड परिवर्तन के कारण उसकी जो गति होती है वह परिवर्तित हो जाती है। यह दोष क्या कहलाता है? हंटिंग या फेज स्विंगिंग कहलाता है। इस दोष के निवारण के लिए रोटर के पोल में डैम्पर वाइंडिंग स्थापित की जाती है, यानी हंटिंग और फेज स्विंगिंग के दोष को निवारण करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। और यह वाइंडिंग सैलिएंट प्रकार का जो रोटर होता है उसमें आसानी से स्थापित कर सकते हैं। अब इसका तीसरा भाग है उत्तेजना विधि के आधार पर। उत्तेजना के आधार पर अल्टरनेटर को वापस 2 भागों में बांटा था। पहला है स्व उत्तेजित। ये क्या होता है कि जिस अल्टरनेटर में रोटर वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए रोटर के शाफ्ट पर डीसी सप्लाई शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर के द्वारा प्रदान की जाती है वह स्व उत्तेजित अल्टरनेटर कहलाता है। और दूसरा होता है पृथक उत्तेजित अल्टरनेटर। जिस अल्टरनेटर में रोटर की वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए पृथक से डीसी जनरेटर या बैटरी के द्वारा उसको एक्साइटेशन किया जाता है तो वह पृथक उत्तेजित अल्टरनेटर कहलाता है। इसका चौथा पार्ट है पोल संरचना के आधार पर। अल्टरनेटर के मैंने आपको पार्ट्स बताए थे, इसमें रोटर, स्टेटर, उसके बारे में बताया था, बॉडी। तो जो रोटर का जो पार्ट बताया था, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जाके आप देख लेना कि रोटर में जो पोल की संरचना होती है वो 2 प्रकार के करते हैं। एक तो होता है सैलिएंट पोल और दूसरा कौन सा होता है? सिलेंड्रिकल पोल। तो ये अपना अल्टरनेटर का वर्गीकरण पूरा हुआ। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है वोल्टता नियमन। इसकी डेफिनेशन, किसी अल्टरनेटर के लिए उसकी घूर्णन गति धारा के परिमाण को नियत रखते हुए उसकी वोल्टता में पूर्ण लोड अवस्था से शून्य लोड अवस्था तक होने वाला परिवर्तन वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। एक बार वापस सुन लो कि कोई भी अल्टरनेटर होगा उसकी घूर्णन गति होती है वह धारा के परिमाण को नियत रखते हुए पूर्ण लोड अवस्था से शून्य लोड अवस्था तक
होने वाला परिवर्तन वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। वोल्टेज रेगुलेशन को VR से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? VR से। और प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होगा वह होगा V नो लोड माइनस V फुल लोड बटे V फुल लोड इंटू 100। अब यहाँ पे VNL क्या होता है? VNL का मतलब शून्य लोड पर वोल्टेज, और VFL का मतलब होता है पूर्ण लोड पर वोल्टेज, और VR का मतलब मैंने आपको बताई है, VR का मतलब वोल्टेज रेगुलेशन। अब वोल्टेज रेगुलेशन तो अपने डेफिनेशन देख ली। अब वोल्टेज रेगुलेशन को मैंने एक नोट के रूप में आपको बताया है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात अपने को याद रखनी है कि प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन का जो मान होता है वो हमेशा पावर फैक्टर यानी PF शक्ति गुणांक के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर करेगा? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है लीडिंग और एक कौन सा होता है अपना? लैगिंग। तो पहला नंबर फर्स्ट, लीडिंग पावर फैक्टर हो तो लोड बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है ना? लोड बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है, और लैगिंग पावर फैक्टर के लिए लोड बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज घटता है। ठीक है? अल्टरनेटर में लॉसेस को अपन बोलते हैं क्षतियाँ। जो लॉसेस जनरेटर में होती है, DC जनरेटर में होगा, वो जो लॉसेस होती है वह अल्टरनेटर में होती है। ठीक है ना? फर्स्ट होती है कॉपर लॉस, जिसे ताम्र हानि कहते हैं। ये दो प्रकार की होगी, स्टेटर फील्ड लॉस और रोटर फील्ड लॉस। स्टेटर फील्ड लॉस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा IS² इंटू RS, और रोटर फील्ड लॉस का फॉर्मूला होगा IR² इंटू RR। ठीक है ना? फर्स्ट स्टेटर फील्ड लॉस के अंदर IS का मतलब होता है स्टेटर करंट, और RS का मतलब होगा स्टेटर का प्रतिरोध। IR का मतलब रोटर धारा, और RR का मतलब रोटर का प्रतिरोध। सेकंड लॉस होता है आयरन लॉस, जिसको लोह क्षति कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, नंबर 1 हिस्टैरिसीस लॉस और नंबर 2 एडी करंट लॉस, और तीसरी कौन सी होती है? यांत्रिक क्षति। तो अल्टरनेटर में ये 3 प्रकार के लॉसेस पाए जाते हैं। अब है अल्टरनेटर की रेटिंग। जैसे ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, मोटर की होती है, DC जनरेटर की होती है, वैसे के वैसे अल्टरनेटर है, इसकी भी रेटिंग होती है। तो DC मशीनों की रेटिंग KW की फुल फॉर्म होती है किलोवाट, या MW की फुल फॉर्म होती है मेगावाट। तो DC मशीनों की रेटिंग किलोवाट में या मेगावाट में होती है। ठीक है? उसी तरह जो अल्टरनेटर की जो रेटिंग होगी वह किस में होगी? या तो KVA में होगी या MVA में होगी। KVA की फुल फॉर्म होती है किलो वोल्ट एम्पियर, और MVA की फुल फॉर्म होती है मेगा वोल्ट एम्पियर। ये अभी आपके सेकेंड ईयर के जो अभी एग्ज़ाम हुए थे ITI की सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के जो एग्ज़ाम हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि अल्टरनेटर की रेटिंग क्या होती है। तो अल्टरनेटर की रेटिंग का ऑप्शन उसमें KVA लिखा हुआ था, तो इसका उत्तर क्या होगा? KVA। ठीक है? अब DC जो होती है उसमें पावर फैक्टर नहीं होता है, यानी DC के अंदर कोई भी प्रकार का पावर फैक्टर का अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन AC के अंदर क्या होता है? पावर फैक्टर इंक्लूड होता है, और पावर फैक्टर को अपन किससे लिखते हैं? cos⁵ से लिखते हैं। अतः पावर फैक्टर लोड के ऊपर आधारित होता है। किसके ऊपर आधारित होता है? लोड के ऊपर आधारित होता है। अतः लोड करंट में पावर फैक्टर का कोई पता नहीं रहता है। लोड करंट में पावर फैक्टर का कोई भी पता नहीं रहता है, इसलिए जो अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है वह किस में अपन करेंगे? KVA में। ठीक है? तो अगर आपको पूछे कि अल्टरनेटर की रेटिंग KVA में ही क्यों होती है, क्योंकि जो भी अल्टरनेटर को बना रहा है उसके अंदर क्या होगा? उसमें लोड का अपने को कोई पता नहीं होगा। लोड के अंदर पावर फैक्टर का अपने को कोई पता नहीं होता है कि कितने लोड है। लोड का तो पता होगा, परंतु लोड सर्किट में पावर फैक्टर का अपने को पता नहीं होता है। इस कारण से अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है? KVA में। और KVA की फुल फॉर्म क्या होती है? किलो वोल्ट एम्पियर। अगला है अपना अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि 2 या 2 से अधिक अल्टरनेटर को समानांतर क्रम में
कुछ शर्तों के आधार पर संयोजित करना उनका सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। यानी कोई भी दो अल्टरनेटर होंगे या दो से अधिक अल्टरनेटर होंगे, उनको समानांतर या पैरेलल में जोड़ना, और पैरेलल में भी जोड़ते हैं तो उसमें कुछ शर्तें होती है, उसको अपन बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। इस प्रक्रिया में जो अल्टरनेटर पहले से चल रहा है वह रनिंग मशीन कहलाता है। यानी दो से अधिक अल्टरनेटर को अपन जोड़ते हैं। सपोज यदि दो अल्टरनेटर को अपन जोड़ रहे हैं तो जो पहला अल्टरनेटर स्टार्टिंग में ही चल रहा है, जुड़ा हुआ है, चल रहा है, उसको अपन रनिंग मशीन बोलते हैं। और जो अल्टरनेटर को अपन बाद में उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उस अल्टरनेटर को इनकमिंग मशीन कहते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब जो अल्टरनेटर पहले से ही चल रहा है उसको रनिंग मशीन, और जिसको बाद में संयोजित करते हैं वह क्या कहलाता है, इनकमिंग मशीन कहलाती है। ठीक है ना। अब इसमें पैरेलल में जोड़ना है तो उसमें कुछ शर्तें होती है, तो वो शर्तें कौन कौन सी होती है। नंबर फर्स्ट, इनकमिंग मशीन का टर्मिनल वोल्टेज और रनिंग मशीन के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। यानी इनकमिंग मशीन का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो रनिंग जो मशीन होती है उसके टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट, दोनों अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी का मान भी समान होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, इनकमिंग मशीन का फेज क्रम रनिंग मशीन के फेज क्रम के समान होना चाहिए। तो ये 3 शर्तें होती है, उसके आधार पर अपन दो से अधिक अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ करके उसका सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। अब सिंक्रोनाइजेशन करने का क्या लाभ होता है, अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजेशन क्यों करते हैं। नंबर फर्स्ट, एक अल्टरनेटर के खराब हो जाने या बंद हो जाने पर दूसरा अल्टरनेटर विद्युत सप्लाई को बनाए रखता है। ठीक है ना, कि दो अल्टरनेटर एक साथ जुड़े हुए, यदि उसमें से एक खराब हो गया है तो दूसरा क्या करेगा, विद्युत सप्लाई को स्टार्ट रखेगा, उसकी सप्लाई को बनाए रखेगा। और दूसरा अल्टरनेटर को पूर्ण लोड पर चला सकते हैं। जो लोड है उस पूर्ण लोड के ऊपर अपन उसको चलाएंगे, जिससे कि पूर्ण प्रणाली की जो दक्षता होती है वह बढ़ जाती है। ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन की विधियाँ, दो से अधिक अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन अपन करते हैं तो किन विधियों के द्वारा करते हैं। नंबर फर्स्ट, डार्क लैंप विधि। नंबर 2, ब्राइट लैंप विधि। नंबर 3, डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि। और नंबर 4, सिंक्रोस्कोप विधि। तो ये सिंक्रोनाइजेशन की 4 विधियों का अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपना अल्टरनेटर की विशेषताएं। जब किसी अल्टरनेटर का लोड परिवर्तन होता है तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज घट जाती है, और टर्मिनल वोल्टेज के घटने के निम्नलिखित कारण होता है। इसका मतलब क्या हो गया है कि किसी भी अल्टरनेटर को अपन लोड को परिवर्तित करेंगे अल्टरनेटर का, तो उस जैसे ही लोड परिवर्तन होगा तो उसकी जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो भी क्या हो जाती है, घट जाती है। और टर्मिनल वोल्टेज के घटने का क्या कारण होता है। नंबर 1, आर्मेचर प्रतिरोध। अल्टरनेटर की फेज वाइंडिंग आर्मेचर की फेज करंट एवं प्रति फेज प्रतिरोध के तुल्य वोल्टेज ड्रॉप करती है। नंबर 2, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स का कुछ अंश एयर गैप में से नहीं गुजरकर इधर उधर फैल जाता है। यानी आर्मेचर वाइंडिंग्स के अंदर जो ईएमएफ बनता है वह क्या होगा, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स उसके अंदर जो बनता है, चुंबकीय फ्लक्स जो उसमें बनता है वह एयर गैप में नहीं गुजर करके इधर उधर किसी और जगह पे फैल जाता है, जो रिएक्टेंस वोल्टेज उत्पन्न करता है। रिएक्टेंस वोल्टेज उत्पन्न करने के कारण आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज को क्या करता है, वो घटा देता है, और यही वोल्टेज आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस कहलाता है। अभी अल्टरनेटर के मैंने 4 वीडियो आपको डाल दिए हैं। इन चारों वीडियो को आप अच्छी तरह से देखो और उनको समझो, और आपका अल्टरनेटर का चैप्टर आज यहीं पे समाप्त होता है। इस